चलो, वैसे तो अपना बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया था, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। मैं कुछ लिखवा रही हूँ, पहले वो लिख लेते हैं, फिर अपन मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, ठीक है? या तो पेपर पे लिखते चलो और वो यहाँ कॉपी पेस्ट वो चिपका देना पेपर। नहीं नहीं, सबसे फर्स्ट पेज नंबर 1 के लिए लिखवा रही हूँ, लिखो चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में ही लिखवा रही हूँ। उसका पेज नंबर 1 पे लिखना है, हेडिंग डालो क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हेडिंग डालो क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अंडरलाइन कर लो। पॉइंट नंबर 1, it should be properly and it should be properly and unambiguously 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 defined. Point number 2, it should be easy to comprehend. It should be easy to comprehend. comprehend. Prehend, full stop. Point number 3, it should be simple to compute. It Third point, it should be simple to compute. Fourth point, it should be based on all the observations. It should be based on all the observations. Comprehend, comprehend. Third point, should be simple to compute. Fourth point, should be based on all the observation. Fifth point, it should have certain desirable mathematical properties. Certain desirable mathematical properties. Next point, it should be least affected by presence of extreme observations. It should be least affected by presence of extreme observations. ठीक है, अब नोट्स में जहां लिखा हुआ है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे ही। नोट्स देखो, नोट्स एक ही लाइन लिखनी है, नोट्स में लिख लो। नोट्स में लिखी हुई है लाइन, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज अर्थमेटिक मीन। डिस्क्रीट सीरीज को और क्या बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिखो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं पे ब्रैकेट में लिख लो कि डिस्क्रीट सीरीज को और क्या बोल सकते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, अब एक बहुत बड़ा सारा पेज ले लो, जहां पे अपना ये सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो रहा है, डिस्पर्जन शुरू हो रहा है, वहां पे ये पेज स्टेपल करना है। सेंट्रल टेंडेंसी जहां खत्म हो रहा है, डिस्पर्जन शुरू हो रहा है, जहां पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड, मिला? नोट्स में जहां लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड, पेज नंबर देख लो कौन सा है वो। उस पेज पे अपन को स्टेपल करना है, बड़ा सारा पेज है, लिखना शुरू करो।
फर्स्ट पॉइंट मीन, अर्थमेटिक मीन, अंडरलाइन कर लो उसको, अर्थमेटिक मीन अंडरलाइन कर लो। पेज नंबर लिख लेना, कहाँ स्टेपल करना है नोट्स के, समझ में आ गया ना, यहाँ पे नोट्स के स्टेपल करना है। हाँ जी, अर्थमेटिक मीन। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो, इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, it is the best measure of central tendency point number 2, it is rigidly defined, rigidly defined, rigidly, rigidly defined. Third point, based on all the observations, based on all the observations. Fourth point, easy to comprehend, easy to comprehend. Fifth point, simple to calculate, simple to calculate. Next point, amenable to mathematical properties, AMENABLE, 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 amenable to mathematical properties, मतलब इसमें mathematical properties होती हैं। Next point, it is stable, it is stable and highly reliable average, stable and highly reliable average। इसी का नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉबैक, अर्थमेटिक मीन में ही नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉबैक, और उस ड्रॉबैक को अंडरलाइन करो और ड्रॉबैक के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, it is very much affected by sampling fluctuations. नेक्स्ट पॉइंट लिखो ड्रॉबैक का ही, it cannot be calculated, it cannot be calculated in case of open-ended class interval, it cannot be calculated in case of open-ended class interval, full stop। नेक्स्ट हेडिंग डालो मीडियन, नेक्स्ट हेडिंग डालो मीडियन, अंडरलाइन कर लेना इसको। मीडियन के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो रिजिडली डिफाइंड, इट इज ऑल्सो रिजिडली डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट मीडियन का, easy to comprehend and compute, easy to comprehend and compute। नेक्स्ट पॉइंट मीडियन का, it is not based on all the observation, it is not based on all the observations। नेक्स्ट पॉइंट मीडियन का, does not allow itself to, does not allow itself to mathematical treatment, does not allow itself to mathematical treatment। Next point, it is not much affected by, it is not much affected by sampling fluctuations, next point, it is most appropriate measure of central tendency, it is most appropriate measure of central tendency for open-ended class interval,
most appropriate measure of central tendency for open-ended class interval. For open-ended class interval. पॉइंट नंबर 3 लिखो, मतलब मीडियन हो गया कंप्लीट। अब थर्ड, बस ऐसे है, थर्ड पॉइंट लिखकर इसमें लिखना शुरू करो। जैसे फर्स्ट पॉइंट था अर्थमेटिक मीन, उसके अंदर के सब पॉइंट, सेकंड पॉइंट था मीडियन, उसके अंदर के सब पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट में लिखवा रही हूँ, कोई हेडिंग नहीं है, डायरेक्टली थर्ड करके और उसमें लिखना शुरू कर दो। द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉबैक of arithmetic mean is that it is very much affected by extreme observations. It is very much it is very much affected by extreme observations. इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड के अंदर ही नेक्स्ट, बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस को अंडरलाइन कर लो बच्चों, कॉमा, वी मीन variation in statistic, full stop। इसी के आगे लिखो, it is well known fact by sampling fluctuation we mean variation in statistic, statistic, ठीक है, और फुल स्टॉप, फिर इसी के आगे लिखो, it is well known fact that mean is least affected by fluctuations of sampling, comma, mean is least affected by fluctuations of sampling, comma, in fact, median is more affected by sampling fluctuations as compared to arithmetic mean, full stop। फोर्थ पॉइंट, मेन फोर्थ हेडिंग, मोड, मोड को अंडरलाइन कर लो। इसके अंदर का पहला सब पॉइंट लिखो, मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फुल स्टॉप। sometimes next point, sometimes mode remains undefined, next point, it has no mathematical property, it has no mathematical property next point, it is also affected by sampling fluctuations, full stop। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट करके लिखो, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन,
ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अंडरलाइन कर लो। Like arithmetic mean, point number 1. Like arithmetic mean possesses some mathematical properties. Like arithmetic mean possesses possesses some mathematical properties. Next point, they are rigidly defined. They are rigidly defined. Next point, based on all the observations, based on all the observations. Next point, difficult to comprehend and compute. Difficult to comprehend and compute. Next point, have limited applications. Have limited applications for the computation of average rates. Have limited applications for the computation of average rates and ratios. Average rates and ratios. Full stop. Computation of average rates and ratios. Full stop. ठीक है. Then नोट्स में जहाँ डिस्पर्जन लिखा है वहाँ 2 लाइनें लिखनी है तो नोट्स में लिख लो. इसी पेज पे नोट्स में जहाँ डिस्पर्जन लिखा हुआ है यहीं पे 2 लाइनें लिख लो डिस्पर्जन हेडिंग डाल के. वॉलेटिलिटी, डिस्पर्जन हेडिंग डालो, फिर उसके अंदर लिखो वॉलेटिलिटी, VOLATILITY, VOLATILITY, वॉलेटिलिटी. अंडरलाइन कर लो वॉलेटिलिटी को भी. Volatility measures will be useful. Volatility measures will be useful in understanding risk involved. Volatility measures will be useful in understanding risk involved in financial decision making. Risk involved in financial decision making. जो सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसमें एकदम लास्ट पेज पे आ जाओ जहां लिखा हुआ है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसके लास्ट पेज पे आ जाओ जहां लिखा हुआ है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. मिल गया? उसमें पॉइंट नंबर 5 डाल के लिख लो. 4 कंपैरिजन तो लिखे हुए हैं, 5th पॉइंट डाल के लिख लो वहीं पे. मीन डेविएशन इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड. Mean deviation is difficult to comprehend and its computation is also time consuming and laborious. Laborious, laborious. ठीक है, बस इतना ही लिखवाना था. इसमें से कुछ समझाऊं क्या जो लिखवाया है? अपन ने मीन मीडियन मोड के कंपैरिजन ही लिखे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है. जो आपसे एमसीक्यू में वो पूछ लेता है तो हमें ये ध्यान रखना है बस.
वॉलेटिलिटी मतलब डिफरेंसेस, उसमें अलग अलग चीजें। अब अपन बच्चों मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। प्रोजेक्टर ऑन करना। वो करवा देती हूँ अभी। नोट्स में अपने दो क्वेश्चंस बाकी हैं, 148 149। उनको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन सबके हो गए नोट्स के। किसी को उनमें से कोई भी डाउट नहीं? तो पहले अपन वो कर लेते हैं क्वेश्चंस जो अपने रह गए। लो एक बार मुझे क्वेश्चंस दिखाना 148 149। देखो नोट्स के पहले अपन क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, नोट्स का 148। ध्यान दो, ध्यान दो। मुझे दे रखा है मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन दे रखा है 4.80, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है 5, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर दे रखा है 6.16 और नंबर ऑफ टर्म्स भी यहाँ पे कितनी है 5। इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 2 3 एंड 6 और मुझे ये दो मिसिंग ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट करना है। बच्चों देखो इस क्वेश्चन को करने के आप डायरेक्टली ऑप्शन से क्वेश्चंस करेंगे। कैसे करते हैं? सबसे पहले बच्चों मीन निकालने का अपना फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। मीन 4.8 दे रखा है, सम 2 + 3 + 6। 3 ऑब्जर्वेशन तो दे रखी है उसने मुझे, 2 ऑब्जर्वेशन मुझे पता नहीं, डिवाइडेड बाय 5। आप ये सॉल्व करोगे, ठीक है। यहां आप x और y की वैल्यू आप पुट कर कर देखोगे। या तो आप ऐसा सॉल्व कर लो 4.8 × 5 ऐसा कुछ करके देख लो, और उसमें से ये इतनी टर्म्स माइनस कर दो तो x + y की वो वैल्यू होनी चाहिए। या फिर आप ऑप्शन में से x + y की वैल्यू पुट करके देखेंगे। x + y ऑप्शन में अगर मैं 2 और 5 पुट करती हूं तो क्या मेरा अर्थमेटिक मीन 4.8 आएगा? नहीं। अगर ऑप्शन में से मैं 4 और 7 पुट करती हूं तो क्या मेरा अर्थमेटिक मीन 4.8 आएगा? अगर मैं ऑप्शन में से 4 और 9 पुट करती हूं तो क्या मेरा अर्थमेटिक मीन कितना 4.8 आएगा? हाँ। अगर मैं 9 और 3 पुट करती हूं तो क्या मेरा अर्थमेटिक मीन 4.8 आएगा? नहीं। मतलब 4 और 9। देखो इस क्वेश्चन में तो क्या हुआ, देखो अच्छे से सीखो। इस क्वेश्चन में 9 + 4 कितना है यहाँ पे 13, ठीक है। ये कह रहा है कि x + y की वैल्यू कितनी है 13। ये दो जो वैल्यूज मिसिंग है इनकी वैल्यू कितनी है 13। अब यहाँ तो मेरा एक ही ऑप्शन था जो सेटिस्फाई कर रहा था, तो वही आंसर हो गया, मुझे दोबारा वेरिएंस के लिए चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ, मैंने डायरेक्टली आंसर पे टिक लगा दिया। पर कई बार क्या होता है, वो ऐसे दो ऑप्शन दे देता है, एक तो दे देता 9 और 4 और एक वो दे देता 10 और 3। अगर अपन ये दोनों पुट करते तो दोनों से मेरा आंसर कितना आ जाता 4.8 आ जाता। मतलब अब मेरे को कंफ्यूजन होता कि ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। अब आप क्या करते, नेक्स्ट स्टेप, जब दो ऑप्शन मीन के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपका वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा xi² बाय स्मॉल n माइनस x बार का होल स्क्वायर। मैंने अंडर रूट हटा दिया तभी तो वेरिएंस होता है। xi का स्क्वायर मतलब 2² + 3² + 6² + x² + y² अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 5 माइनस 4.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते बच्चों, ये दो ऑप्शंस में मुझे डाउट है ना कौन सा सही होना चाहिए। अब मैंने इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखी है, एक बार 9 और 4 x² और y² में, एक बार 10 और
3, जिससे भी मेरा वेरिएंस कितना है 6.16, जिस भी ऑप्शन से मेरा वेरिएंस 6.16 आ जाएगा वो आंसर मेरा सही हो जाएगा। तो पहले तो अपन सिर्फ मीन के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में वो सिर्फ मीन में ही सेटिस्फाई करवा देता है, मतलब चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा जो मीन में सेटिस्फाई कर रहा होगा 90% ऑफ द केसेस में। तो वहां मुझे दोबारा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मीन इजी सा है, अपन उसमें ट्राई कर लेंगे। बट 10% ऑफ द केसेस में वो दो ऑप्शन दे देगा जिसमें मीन सेटिस्फाई हो रहा होगा, तो अब क्या करें अपन, बोथ ए एंड बी थोड़ा ना टिक लगा के आएंगे, तो अपन उन्हीं दोनों ऑप्शंस को वेरिएंस के लिए चेक करेंगे, और जिस ऑप्शन से मेरा वेरिएंस का आंसर मैच हो जाएगा वो आंसर मेरा सही हो जाएगा। आ गया समझ में किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 149, ध्यान दो, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मुझे CV निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। एज दे रखी है अंडर 10 अंडर 20, बच्चों जो लोग अंडर 20 में हैं उनमें अंडर 10 वाले लोग भी आ गए, अंडर 30 में अंडर 20 वाले लोग भी आ गए, मतलब जो ये नंबर ऑफ पर्संस डाइंग दे रखा है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा, ये क्या दे रखा है मुझे, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो मैं यहाँ क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लूंगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। CF दे रखा है मुझे 10, 18, 30 एंड सो ऑन, तो आप इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बना लो, 10, 18 माइनस 10 8, 30 माइनस 18 12 एंड सो ऑन। आया समझ में? ये मुझे F नहीं दे रखा नंबर ऑफ पर्सन डाइंग, ये मुझे क्या दे रखा है, CF दे रखा है। इस CF से मुझे किसको कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास क्लास इंटरवल है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, फिर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन सब कुछ निकाल सकती हूँ। आ गया समझ में? इस तरीके के क्वेश्चंस भी अपने आ जाते हैं। तो ये आप लोग कर लेंगे, दोनों क्वेश्चंस घर से ट्राई कर लेना, ठीक है। अब अपन मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं। सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन का मॉड्यूल? एडिशनल क्वेश्चन बैंक किए नहीं किए? चलो, सेंट्रल टेंडेंसी सेट ए 1 से 20 तक, 1 से 10 तक, 1 से 20 तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। सेंट्रल टेंडेंसी सेट ए 1 से 20 तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। सेट ए, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन नहीं, सेंट्रल टेंडेंसी का सेट ए 1 से 20 तक किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ। नहीं? आगे चलें? हो गया सेट ए, वाह। सेट बी 1 से 20 तक जो भी पूछना है बताओ। 13, 11, 6, 14, और देख लो भाई। सेट बी क्वेश्चन 1 से 20 तक किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ। कौन सा? 4, और नहीं बता दूं? चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो, नंबर संजना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स? अरे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है इसका, 8, 24 एंड 40 निकाल लो। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब। 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 4 जा 24, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और 6 को 3 2 जा लिख सकती हूँ, मतलब ये हो गया 3 इंटू 2 का क्यूब। 40 को लिख सकते हैं अपन 4 10 जा, और 10 को लिख सकते हो 5 2 जा, ये 2 का स्क्वायर है तो ये हो गया 2 का क्यूब इंटू 5, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी हो गई, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3, 6 7 8 9 इंटू 3 इंटू 5 की होल पावर कितनी चल रही है, 1/3, तो 2 की पावर 9/3 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3, ठीक है।
2 की पावर 9/3 इज 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8, 3 5 15 और उसका ये क्या है, ये क्यूब रूट है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 क्यूब रूट 15। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, if the arithmetic mean and geometric mean of two numbers, मुझे arithmetic mean दे रखा है 6.5 और geometric mean दे रखा है 6, then the two numbers are, अरे two numbers कौन से होंगे बच्चों, निकाल लो। 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2 करके देखो 6.5 आ रहा है क्या? ऑप्शन से ही तो करना है, तो और कैसे करोगे? ऑप्शन से हो गया तो ऑप्शन से ही करना है ना। अरे जो क्वेश्चन ऑप्शन से होएगा वहां ऑप्शन से ही करेंगे ना। आप लोग तो मैथ्स में तो 80% ऑफ द मैथ्स ऑप्शन से करते हो। करते हो नहीं करते? स्टैटिस्टिक्स में तो एक्चुअली फॉर्मूलेज होते हैं, इसलिए अपन ऑप्शन से कर ही नहीं सकते, इसलिए अपन को पूरा तो मेथड क्यों सीखना है? वहां पे मेथड से करोगे, ऑप्शन नहीं। हो गया 6th। 6 के बाद 11th, ध्यान दो बच्चों 11th में the average salary of a group of unskilled workers is 10,000 and that of a group of skilled workers is 15,000. If the combined salary is 12,000, then what is the percentage of skilled workers? Percentage of skilled निकालना है बच्चों। मुझे पता है skilled plus unskilled total number of percentage कितना होगा 100। टोटल परसेंटेज कितना होगा skilled plus unskilled का 100। ठीक है, कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2। सपोज ये है मेरा अनस्किल्ड, ये है मेरा स्किल्ड, इसको मैं n1 मान लेती हूँ और इसको मैं n2 मान लेती हूँ। तो अनस्किल्ड के नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं u, अनस्किल्ड के नंबर ऑफ टर्म्स यू है, पर मुझे क्या निकालना है स्किल्ड का निकालना है। तो अगर मैं अनस्किल्ड की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे क्या होगी 100 माइनस एस प्लस यू की वैल्यू 100 है, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस एस, क्योंकि मेरे को एस की टर्म्स में लिख लेती हूँ ना, फाइनल आंसर एस में ही निकालना है इसलिए। तो ये हो गया 100 माइनस एस और उसका मीन कितना दे रखा है आपको 10,000 प्लस एन टू की वैल्यू कितनी है एस को ऐसे ही रहने दो और उसका मीन कितना है आपका 15,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू कंबाइंड मीन कितना है आपका 12,000। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इस 100 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 10,000 को इस 100 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा इतना माइनस 10,000 एस और ये प्लस में चल रहा है आपका 15,000 एस। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये चीज यहाँ चली जाएगी तो यहाँ कितना बचेगा 2 lakhs बचेगा आपके पास इक्वल्स टू यहाँ कितना बचेगा 5,000 एस, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लाख डिवाइडेड बाय 5,000, तो इससे ये कैंसिल हो गया 5 4 जा 20, तो स्किल्ड वर्कर्स की परसेंटेज कितनी आ गई आपकी 40% आ गया। अगर यही क्वेश्चन अनस्किल्ड के लिए होता तो क्या करते, यहाँ पे s की वैल्यू निकाल लेते और मुझे पता है s प्लस यू 100 है, तो u की वैल्यू कितनी होगी 100 माइनस एस, 100 माइनस 40 कितना हो जाता 60% हो जाता। ये लिख लो सोल्यूशन सब लोग कॉपी के अंदर, ये याद नहीं रहेगा सोल्यूशन आपको, या तो बुक में लिख लो या कॉपी में या कहीं पे भी लिख के सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। मॉड्यूल में सोल्यूशन होना चाहिए, अगर पेपर पे भी लिख रहे हो तो पेपर फाड़ कर वहां चिपका लेना, अपने मॉड्यूल में चिपका लेना पेपर। अगर कॉपी में लिख रहे हो तो कॉपी का पन्ना फाड़ कर अपनी मॉड्यूल में चिपका लेना कि इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे तो हमें ध्यान रहे कि इस तरीके से इसका सोल्यूशन करना है। क्या करूं जूम?
लिख लिया? लिख लिया? हेलो? हेलो? हाँ, वो मेरा सेल बदल दो, माइक के सेल बदल दो। इलेवेंथ क्लियर है? इलेवेंथ के बाद नेक्स्ट कौन सा था? 13। अरे हार्मोनिक मीन निकालना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 13। हेलो? हेलो? ये भी चार्ज नहीं है, दूसरे वाले दो लाके दो और। चलो क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ? हार्मोनिक मीन निकालना है किसका? 1, 1/2, 1/3 टिल 1/n। हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एन अपॉन सिग्मा 1 अपॉन एक्स आई। स्मॉल एन मतलब काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन। 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 1 एंड सो ऑन एन अपॉन 1। तो ऊपर तो एन चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन प्लस एन। तो नीचे किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का आपका फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन एन इंटू एन प्लस 1/2। अब अपन ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में होता तो 2 ऊपर चला जाता और यहाँ पे होता एन, एन प्लस 1। एन से एन कैंसिल, तो क्या बचा? 2, 2 अपॉन एन प्लस 1। तो इसका हार्मोनिक मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 अपॉन एन प्लस 1। है समझ में? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। हार्मोनिक मीन में वैल्यूज उल्टी हो जाती हैं, तो 1/2 क्या हो जाएगा? 2। और 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 1/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 एंड सो ऑन। ये लिखना है तो लिख लो। जो भी सॉल्यूशंस लिख रहे हो वो अपने तुरंत मॉड्यूल में पेस्ट कर लेना आप लोग, नहीं बाद में कॉपियां कब तक खंगालते रहोगे कि कहाँ पे कौन सा आंसर लिखा था।
लिख लिया 13th? चलो क्वेश्चन नंबर 14th. An aeroplane flies from A to B at the rate of 500 kilometers per hour and comes back from B to A at the rate of 700 kilometers per hour. What is the average speed of aeroplane? बच्चों नोट्स खोलो, नोट्स में लिखा हुआ है कि स्पीड के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, हार्मोनिक मीन. तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एन अपॉन सिग्मा 1 अपॉन एक्स आई. नंबर ऑफ टर्म्स 2 अपॉन 1 अपॉन 500 प्लस 1 अपॉन 700. आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. आंसर आएगा 583.33. आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हुआ? एवरेज स्पीड के लिए आप कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं. हो गया 1 से 20 तक सेट बी के क्वेश्चंस. अच्छा, सेट बी में भी इतने ही थे क्या? चलो सेट सी में कुछ पूछना है तो बताओ. 5 7 5 7. सेट सी में और कुछ पूछना है? बता दूं? क्वेश्चन नंबर 5. The data relating to the wages of 20 workers are shown below. The employee pay bonus amounting to 100, 200, 300, 400, 500 to the wage earners in the wage group 50 to 55. वेज ग्रुप दे रखा है 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70, 70 टू 75. ठीक है. और मुझे दे रखा है कि उनको कितने रुपए दे रहे हैं? 100, 200, 300, 400 एंड 500. बच्चों इसको, ये जो क्लास इंटरवल है और ये जो डेटा दे रखा है, इसको देखते हुए अपन को यहाँ पे इसमें टैली मार्क्स में कन्वर्ट करना है. 50, जिसके 50 आए हैं वो यहाँ आ जाएगा. जिसके 55 आए हैं वो बंदा नीचे वाली क्लास में आएगा क्योंकि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है. जिसके 60 मार्क्स आए हैं वो भी नीचे वाली क्लास में आ जाएगा. जिसके 58 हैं वो ऊपर वाली क्लास में आ जाएगा. 59 यहाँ पे आ जाएगा. 72 यहाँ पे आ जाएगा. 65 यहाँ आ जाएगा. 68 यहाँ आ जाएगा. 53 यहाँ आ जाएगा. 50 ऊपर वाली क्लास में. 67 यहाँ पे. 58 यहाँ पे. 63 यहाँ पे. 69 यहाँ पे. 74 then 63 then 61 then 57 then 62 then 64. ठीक है. अब आप लोग निकाल लो ये कितनी वैल्यूज हो गई. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 एंड 1 2. ठीक है. ये तो बच्चों एक्स आई दे रखा है और ये क्या आ गई? मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई. अब आप इसका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं. अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में कैपिटल एन. आपके पास एफ है, आपके पास एक्स है और कैपिटल एन मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी आप निकाल ही लेंगे. बताना है? बताती हूँ. सिग्मा एफ आई एक्स आई. एफ तो जो अपन ने फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स करके निकाला है वो फ्रीक्वेंसी हो गया और एक्स अपन को दे रखा है यहाँ पे 100, 200, 300, 400 एंड 500. तो इससे उसका एवरेज निकल जाएगा. आ गया? आ गया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा? अरे मीन मीडियन निकाल लो. कैसे निकलेगा मतलब? अरे क्लास इंटरवल दे रखी है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल. मिड वैल्यू निकाल लो एक्स आई. 5 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2. डायरेक्ट कैसे निकलेगा मतलब?
निकलेगा ना, क्यों नहीं निकलेगा? अरे निकलेगा। निकलेगा बेटा। कैलकुलेशन मिस्टेक है, मिड वैल्यू निकाल लो, वो एक्स हो जाएगा, एफ दे ही रखा है तो एक्स आई एफ आई अपॉन कैपिटल एन आपका मीन आ जाएगा। ये इंक्लूसिव क्लास है, एक्सक्लूसिव नहीं है। हाँ मीन में फर्क भी नहीं पड़ता, मीडियन और मोड में फर्क पड़ता है अपन को। कौन सा था? सेवेंथ? सेवेंथ था ना? For the following incomplete distribution of marks of 100 pupil, median mark is known to be 30। ठीक है, मुझे मार्क्स दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 10 डैश 25 30 डैश एंड 10। व्हाट इज द मीन मार्क? ठीक है, मुझे मीडियन दे रखा है, कितना है? 32। मीडियन दे रखा है 32, तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना होगा? यही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मीडियन मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते थे? सीएफ। सीएफ निकाल लो 10। यहाँ पे ये x है और ये क्या है? y है। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज जो हैं x हो गई, एक y हो गई, तो ये हो गया 10 प्लस x, ये हो गया 35 प्लस x, ये हो गया 65 प्लस x, ये हो गया 65 प्लस x प्लस y, ये हो गया 75 प्लस x प्लस y। और इसने दे रखा है 100 प्यूपिल, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। मतलब मुझे दे रखा है 10 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस 30 प्लस वाई प्लस 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। ये दे रखा है मुझे क्वेश्चन के अंदर, हाँ या ना? तो निकाल लो 10 प्लस 25 35 और 65 और 75 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 100। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 25। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। मीडियन 32 दे रखा है, 32 यहाँ पे लाई करेगा 30 से 40 के बीच में, तो ये क्लास कौन सी क्लास हो गई? मीडियन क्लास। मीडियन निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है? LM प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन दे रखा है मुझे 32, इसकी लोअर लिमिट 30 प्लस एन बाई टू, एन कितना है? 100, 100 बाई टू कितना हो गया? 50, माइनस इसके ऊपर वाला सी एफ कितना है? 35 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30, और हाइट या लेंथ कितनी है? 10। आप इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल पाओगे, हाँ या ना? वो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो वाई की वैल्यू निकल पाएगी, हाँ या ना? फिर एक्स और वाई की वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट कर दोगे तो आपके पास अब क्लास इंटरवल है, आपके पास फ्रीक्वेंसी, आप मिड वैल्यू निकाल लोगे एक्स आई, फिर उससे अपन अर्थमेटिक मीन निकाल पाएंगे। आ रहा है या मैं करूं पूरा? कर देती हूँ, चलो। ये 30 इधर गया, माइनस हो गया, तो ये 2 इधर हुआ, ये हो गया 50 माइनस 35 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय 3 कर दूं इसको, मैंने यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दिया, 0 से 0। 30 और 10 का 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, हाँ या ना? ठीक है, अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हो जाएगा? 6। 50 में से 35 गया तो 15 माइनस एक्स, एक्स इधर आ गया और 6 उधर चला गया, माइनस का हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 9। ये आ गया एक्स। मुझे दे रखा है एक्स प्लस वाई 25 दे रखा है, एक्स की वैल्यू 9 है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 25 माइनस 9 कितनी आएगी? 16। ये तो मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आई हैं, अभी सिर्फ मीडियन से जो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग थी वो निकाली है मैंने, कि x मेरा 9 है और y मेरा कितना हो गया? 16। अब अपन को क्या करना है बच्चों? निकालते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 10, x, x की वैल्यू कितनी थी? 9, ये कितना है? 25, ये 30, y कितना था? 16, और ये कितना है? 10। अब मैं आराम से एक्स आई निकाल सकती हूँ, दैट इज मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालो बच्चों, 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। अब आप अर्थमेटिक मीन निकाल लो, फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन तो 100 है, आपका एफ आई एक्स आई निकालो कितना आएगा?
फाइनल आंसर बता रहे हो? 31.3। तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा? 31.3। अपन इस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फाइनल मुझे मीन निकालना है तो मुझे पहले मेथड से ही मीडियन निकालना पड़ेगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, उनकी वैल्यू पुट कर फिर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना ही पड़ेगा। आया समझ में? लिख लिया सोल्यूशन? कोई लिख रहा है कि अभी भी सोल्यूशन या आगे करें? कोई लिख रहा है सोल्यूशन? नो? सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो गया। आप डिस्पर्जन करें। चलो बच्चों, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन सेट ए 1 से 20 तक जो भी पूछना है बताओ। फोर्थ, डिस्पर्जन सेट ए 1 से 20 तक किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ। फोर्थ, और बस 1 से 20 तक, और कुछ नहीं है? 9 और सेट ए। विच वन इज द इजीएस्ट टू कंप्यूट? सबसे आसान क्या है निकालना? रेंज। तो एब्सोल्यूट में तो बच्चे सारे आ गए ना, मीन डेविएशन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन भी आ गया। तो बताओ, मीन डेविएशन भी आसान होता है क्या निकालना? स्टैंडर्ड भी होता है क्या? नहीं। तो इसमें स्पेसिफिक आंसर दिया है रेंज, इसलिए रेंज पे टिक लगाएंगे। कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर मुझे रेंज नहीं देता तो एब्सोल्यूट पे टिक लगता। 9th, which measure is based on only central 50% of the observation? क्वार्टाइल डेविएशन। ये फर्स्ट 25 को इग्नोर करता है, लास्ट 25 को इग्नोर करता है, बीच की बची हुई 50% वैल्यूज को ही कंसिडर करता है। 21 वाला भी पूछना है क्या? सेट ए में कुछ पूछना है और नहीं? चलो, सेट बी में क्या क्या पूछना है बताओ। 2, 9, 10, 11, 19, 20। सेट बी में कुछ और पूछना है किसी को? 7। आज आप बुक नहीं लाए दक्ष? बुक रह गई तो आप क्यों आ गए यहाँ पे? ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और टाइम पास ही करेंगे। तो बेटा आज ही तो काम की थी, मैंने चीख चीख के कहा था आज मॉड्यूल डिस्कस करूंगी, और आज था ही क्या मेरे पास और करने के लिए? तो अब आप किससे पूछने वाले हो जो आपको नहीं आते थे? आपको जो नहीं आए वो क्वेश्चंस इससे पूछोगे? अच्छा याद है, अच्छा अच्छा। पता चल जाता है कि ये मुझे आता है, ये नहीं आता।
चलो सेट बी में और कुछ बता दूं? बता दूं? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो, लिख लेना संजना। 2, if range of x and range of y denotes range of x and y respectively where x and y related as, मुझे दे रखा है 3x plus 2y plus 10 is equals to 0, what will be the relation between x and y? ठीक है, जब ऐसा होता है तो y equals to a plus bx में मुझे कन्वर्ट करना होता है, तो 2y is equals to -10 माइनस का 3x। ये कहते हैं y के पहले कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो y इज इक्वल्स टू -10/2 माइनस का 3/2 ऑफ x। जब ऐसा होता है तो रेंज ऑफ y क्या हो जाता है? मॉडुलस ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। तो रेंज ऑफ y b की वैल्यू कितनी है? 3/2 इंटू रेंज ऑफ x। 2 इधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2, बातें नहीं, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 रेंज ऑफ x लिखा जा सकता है। तो 2 रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 रेंज ऑफ x लिखा जा सकता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट करें, लिख लिया सबने सोल्यूशन? नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7, बातें नहीं। What is the coefficient of mean deviation about mean for the first 9 natural numbers? बच्चों कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इनटू 100। मुझे फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लो, कितना आएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन स्मॉल एन, ये निकाल लो। आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस एम प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस एम प्लस एंड सो ऑन। मीन कितना आएगा? 5, और मीन डेविएशन 2.22, तो यहाँ पुट कर दो 2.22 अपॉन 5 इंटू 100, तो ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अब इसमें से चेक कर लो कौन सा आंसर मैच होता है। आया सबको? आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7। Question number 9. If two variables x and y are related by 2x plus 3y minus 7 is equals to 0 and the mean and the mean deviation about mean are of x are, mean of x दे रखा है 1 और mean deviation about mean मुझे दे रखा है 0.3, then coefficient of mean deviation of y about its mean is, ठीक है, मुझे y वाले के लिए निकालना है और x वाले का मुझे सारा डेटा दे रखा है। तो बच्चों कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ y अपॉन मीन ऑफ y इनटू 100, यही फॉर्मूला होगा कोफिशिएंट का। अब इस इक्वेशन को लिखो आप लोग, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है, इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो, 3y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। y के पहले कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको 3 से डिवाइड कर दिया, तो 7/3 माइनस 2/3 ऑफ x। जब ऐसा होता है तो y बार क्या हो जाता है? a प्लस बी एक्स बार हो जाता है। ध्यान है ना, अर्थमेटिक मीन की लीनियर रिलेशनशिप वाली प्रॉपर्टी निकालते हैं आगे अपन, ठीक है। तो y बार क्या हो जाएगा मेरा? 7/3 माइनस 2/3 इंटू एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 1। एक्स बार मीन ऑफ एक्स कितना दे रखा है? 1, तो यहाँ पे उसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 7/3 माइनस 2/3, तो ये कितना हो गया? 5/3। ये हो गया y बार। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मीन डेविएशन जब y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है, तो मीन डेविएशन ऑफ y क्या हो जाता है? मॉडुलस ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x हो जाता है। मेरी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू 7/3 माइनस 2/3 ऑफ x। यहाँ तक तो मेरे को सेम था, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। अब
जब ऐसा होता है तो मीन डेविएशन ऑफ y क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। b की वैल्यू कितनी है 2/3 और मीन डेविएशन ऑफ x क्वेश्चन में मुझे कितना गिवन है 0.3। आप इसको सॉल्व करके बताओ और मुझे मीन डेविएशन ऑफ y की वैल्यू बताओ 0.2। इतना आ गया। अब मुझे कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन ऑफ y अपॉन y बार इंटू 100। तो मीन डेविएशन ऑफ y 0.2 है। y बार की वैल्यू भी डेसिमल्स में निकाल लो, 5/3 की वैल्यू 1.666 1.666 इंटू 100। सॉल्व करके बताओ कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ रहा है। तो मीन डेविएशन अबाउट y की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, क्लियर है? ये लिख लो। इसमें अपनी दोनों लीनियर रिलेशनशिप लग गया है, अर्थमेटिक मीन का भी और मीन डेविएशन का भी लीनियर रिलेशनशिप लग गया है। उससे मैंने y बार निकाल लिया और मीन डेविएशन ऑफ y निकाल लिया, फिर मैंने कोफिशिएंट निकाल लिया। ऐसे करना होता है बच्चे। हाँ टाइम बेटा, पेपर में पूरा पेपर प्रैक्टिकल नहीं आता ना, आपका 50% लगभग पेपर थ्योरी आता है, तो थ्योरी तो टाइम कंज्यूमिंग होता ही नहीं है ना। अगर थ्योरी लगाना है तो टिक 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 लगाना है, प्रैक्टिकल में सॉल्व करना है, और सॉल्व करने की स्पीड होनी चाहिए ना। लिख लिया सबने क्वेश्चन नंबर 9? कब का टेस्ट बता रखा है मैंने, परसों, कलिको का बता रखा है क्या? हाँ अभी बता रही हूँ ना, अभी तो सेट बी पूरा नहीं हुआ बेटा। आज तो अपना ही अपना टाइम है, 2:30 तक 2 बजे तक, तो आराम से खूब सारा पढ़ेंगे आज तो। नहीं क्या होता है, नहीं। हाँ तो 12 ही तो बजी हैं, तभी तो अपन पढ़ लेते हैं बेटा, फटाफट सुलटा लेते हैं आज। लिख लिया क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया। 9 के बाद कौन सा बेटा, 10? ये जो सॉल्यूशंस अगर कॉपियों में लिख रहे हो तो कॉपियों के पन्ने फाड़ कर नोट्स में, इसमें मॉड्यूल में चिपका लेना। द मीन डेविएशन अबाउट मोड, अरे बच्चों मीन डेविएशन अबाउट मोड फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा मॉड्यूलस एक्स आई माइनस मोड अपॉन स्मॉल एन। यहाँ पे मोड क्या होगा 8/11, क्योंकि वही नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो बड़ी ऐसे छोटी वैल्यू माइनस 8/11 माइनस 4/11, फिर 8/11 माइनस 6/11, 8/11 माइनस 8/11 करते तो 0 हो जाता,
9/11 माइनस 8/11, 12/11 माइनस 8/11, फिर वापस 8/11 माइनस 8/11 करते तो 0 हो जाता। तो ये कितना हो गया 4/11, ये कितना हो गया 2/11, ये कितना हो गया 1/11, ये कितना हो गया 4/11। 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11/11 ऊपर तो वैल्यू 1 है और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास 1 2 3 4 5 6, नीचे नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/6। आया समझ में? ये दोबारा बताना बच्चों। अपन को दे रखा है मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मोड का फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में? सिग्मा मॉडुलस एक्स आई माइनस मोड अपॉन में स्मॉल एन मतलब काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है मोड वही होता है, तो मोड क्या हो गया 8/11। ठीक है, अब मैं अगर 2 माइनस 8 करूँ या 8 माइनस 2, यहाँ पे तो -6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, प्लस यहाँ पे मॉडुलस लगा इसलिए मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, तो 8/11 माइनस 4/11, 8/11 माइनस 6/11, और अगर 8/11 को 8/11 से माइनस करती तो कितना आ जाता 0, इसलिए मैंने ये लिखा ही नहीं। 9/11 माइनस 8/11, 12/11 माइनस 8/11 और ये वापस 0 हो जाता। ये 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, और 12 माइनस 8 कितना हो गया 4। नीचे देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर दो डायरेक्टली, कितना हो गया 4 5 6 7, 7 प्लस 4 कितना हो गया 11। तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू सॉल्व कर रही हूँ, अभी नीचे तो लिखा ही नहीं है मैंने। तो नीचे ऊपर हो गया 11/11 दैट इज 1 और नीचे चल रहा है नंबर ऑफ टर्म्स 6। नेक्स्ट कौन सा बेटा? अरे स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो मैं इसको एक्स और एफ में भी लिख सकती हूँ, एक्स आई एफ आई। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 2 3। 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, और 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, अंडर रूट सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। निकाल लोगे? सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। पहले मीन निकाल लो। अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में कैपिटल एन। मीन 8 आया। टू 2.16। यहाँ पे बच्चों इनको कन्वर्ट करके देख लो किसका आंसर 2.16 आ रहा है। ऑप्शन बी आ गया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 11? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 11? नेक्स्ट 19th। Question number 19th. If x and y are related by y is equals to 2x plus 5 and the standard deviation and arithmetic mean of x, standard deviation of x दे रखा है मुझे 5 and arithmetic mean of x दे रखा है 10.
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, CV ऑफ y निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन अर्थमेटिक मीन ऑफ y इनटू 100। सेम वही क्वेश्चन है, लीनियर रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी लगाकर मुझे मीन ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है। निकाल लो। अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है तो y बार क्या हो जाता है a प्लस बी एक्स बार। तो 5 प्लस 2 इंटू एक्स बार की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 5 25, तो y बार तो कितना हो गया 25। अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हो जाता है मॉड्यूलस ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो जाता है। तो b क्या होता है x का कांस्टेंट कोफिशिएंट दैट इज 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना गिवन है 5, तो ये कितना हो गया 10। अब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले में पुट कर दो 10 अपॉन 25 इंटू 100, तो वैल्यू कितनी आएगी 40। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 आ गई। आया समझ में? हाँ हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, सेम किया था अभी मीन डेविएशन के लिए किया था, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आ गया। ये लिखना है तो लिख लो। लिख लिया 20। करा रही हूँ ना बेटा, नंबर आ रहा है सब चीजों का। कल करा देते क्योंकि 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन है उसमें मैडम, तो कैसे होगी कल। ये छोड़ दो, ये क्वेश्चन छोड़ दो, काट दो, काट दो, काट दो, अपने काम का नहीं है। चलो सेट सी में से किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ। 10th 3 सेट सी। नहीं बता दूं? चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स टेक डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द अर्थमेटिक मीन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इनटू 100। बच्चों ये तो आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो, कर लोगे। अर्थमेटिक मीन निकाल लोगे, एक्स आई निकाल लोगे, मिड वैल्यू निकाल लोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फिर मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस अर्थमेटिक मीन अपॉन में कैपिटल एन। इससे मीन डेविएशन निकलेगा, फॉर्मूले सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10th, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अरे ये कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, अभी भी यही पूछोगे मेरे से? क्वेश्चन 10th गलती से ये ले लिया, जो क्वेश्चन अपन ने किए थे ना रॉन्ग को करेक्ट बनाने वाले, 144 145 146 147, 4 पेज का क्वेश्चन, वो वाला, वही वाला क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। करूं क्या मैं? किसी को भी डाउट है तो मैं बताऊं, वापस बता दूंगी। तो बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक थी, और अगर आप श्योर हो कैलकुलेशन सही है तो आंसर गलत है। आ गया आंसर तो कैलकुलेशन गलत है। आ गया तो बच्चे कैलकुलेशन मैच कर लेना इन लोगों से, ईशा मैच करवा देना बेटा। तो इनको एक बार दिखा देना ना, समझ में आ जाएगा। हाँ चेक कर लेना क्या है। ठीक है 10th वाला मैं करूं, किसी को भी डाउट है तो शर्माओ मत, ये आखिरी मौका है पूछने का। पूछना है तो मैं बता दूं।
सिक्स्थ वाले का भी आंसर ही नहीं आ रहा। आ गया, आ गया मैच। ठीक है, फिर भी नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना आप, ठीक है। हो गया सेट सी एडिशनल। कल किसने देखा है बेटा? एडिशनल क्वेश्चन बैंक 1 से 30 तक बहुत इजी होता है एडिशनल, तो सबसे इजी एडिशनल होता है एक्चुअली। आप लोगों के जो स्टैट्स में मैं फील कर पाती हूँ, मुझे मैथ्स का नहीं पता, स्टैट्स में जो डिफिकल्ट लेवल आता है वो सिर्फ सेट बी में आता है, बी 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 में आता है। सी में भी इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं आता, और ए तो वैसे भी बच्चा ही होता है, ए तो एकदम थ्योरी होता है, ए में तो कुछ होता ही नहीं है। बी में थोड़ा लेवल हाई होता है। अगर आप लोगों को बी आता है मतलब आपको वो चैप्टर आता है, ये मानकर चलो। और एडिशनल तो एकदम इजी होता है, उसमें कुछ ही नहीं होता एडिशनल में। क्वेश्चन ज्यादा होते हैं बस, और कुछ भी वो नहीं होता एडिशनल का, फोबिया नहीं होता। हाँ तो हार्ड नहीं है, तभी तो आज सुलटा लेते हैं, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। 1 से 30 तक जो पूछना है बताओ। कर लो कर लो कर लो, पढ़ लो। एक एक दिन की कीमत समझो, जितना जल्दी हो जाएगा कोर्स उतना अच्छा है हमारे लिए। अच्छा क्या नहीं है कि कोर्स टाइम पे हो जाएगा तो हमें पढ़ने का टाइम ज्यादा मिलेगा, खुद से सेल्फ स्टडी मिलेगी ज्यादा। नितिन सर छोड़ेंगे ही नहीं, तो छोड़ते ही तो छूट जाते हो आप लोग, इसलिए छोड़ना चाहिए भी नहीं फाउंडेशन वाले बच्चों को। 1 से 30 तक कुछ पूछना है? 29 और कुछ? 1 से 30 नहीं। Multiplying the values of a variable by corresponding weights and then dividing the sum of products by sum of weights। किसमें किया था ये? अरे नाम में ही वेट बोल रहा है तो डाउट होना ही नहीं चाहिए ना। और वेटेड एवरेज में तो फॉर्मूला क्या था? सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई। इसी को तो इसने लिख दिया मल्टीप्लाइंग द वेट बाय करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, और उसको डिवाइड किया उसके सम ऑफ द वेट से। मीन निकाला था ना, वेटेड अर्थमेटिक मीन। अरे मीडियन में वेट्स होते ही नहीं है, बताया था ना, सिर्फ मीन में वेट्स होते हैं। मीडियन और मोड में मानकर चलते हैं कि सारे आइटम की इंपॉर्टेंस इक्वल है, सिर्फ मीन ये मानता है कि हर एक आइटम की इंपॉर्टेंस अलग अलग हो सकती है। ठीक है, 31 से 60 तक कुछ पूछना है एडिशनल क्वेश्चन बैंक? 30 46 47 48 कटवा दिया। 46 47 48 तीन ही है क्या 31 से 60? हाँ या ना? काट दो 46। क्वेश्चन 47 देखो। इफ द वेरिएबल्स x एंड z, अरे बच्चों z इज इक्वल्स टू b प्लस ए एक्स फॉर ईच ऑफ द x इक्वल्स टू एक्स आई वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट, z बार क्या हो जाएगा आपका? b प्लस ए एक्स बार हो जाएगा। हाँ, लीनियर रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी होती है ना, अगर y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है तो y बार क्या हो जाएगा? a प्लस बी एक्स बार। हाँ 47 का आ गया। 48 geometric mean is only defined when all observation have the same sign and none is zero, all observation have different sign and none is zero, all observation have same sign and one is zero, all observation have different sign and one is zero। अगर जीरो हुआ, जीरो इंटू समथिंग तो बच्चों जीरो हो जाता है, तो जीरो में तो ज्योमेट्रिक मीन कभी निकाल ही नहीं सकते। प्लस साइन का क्या मतलब है? अगर एक +2 और एक -3 है तो क्या इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा सकता है? नहीं। अरे 2 इंटू -3 का अंडर रूट कैसे निकालोगे?
नहीं निकाल सकते। इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन में सारी वैल्यू सेम साइन की होनी चाहिए, तभी ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है 48 का? 60 तक हो गए? हो गए? सिक्सटी वन से 90 तक जो पूछना है बताओ। हाँ, 61 से 90 तक किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ। 69। आधे से ज्यादा बच्चों ने तो एडिशनल किया ही नहीं है, ये वहम में कि मैडम आज थोड़ा पूरा करा देगी, तभी तो मैम क्या करें। 69, 74, 75, बस। क्या कल सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ी? हाँ, क्योंकि आज टेस्ट था तो ऑब्वियसली कल अकाउंट्स ही पढ़नी थी हमें, बट मैं तो ये बहुत दिनों से गा रही हूँ ना कि पढ़ लो पढ़ लो। अपना इसका भी टेस्ट आ रहा है और टाइम ये वाला दोबारा नहीं आना ना। अब आज पढ़ के क्या फायदा, वो तो बर्बाद ही है ना बच्चे। आपको जो डाउट्स आएंगे वो मैं कब बताऊंगी? कल मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगी, फिर मेरा यही काम थोड़ी ना कि डेली सिर्फ मॉड्यूल ही सॉल्व करवाऊंगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को, एक्चुअली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं मॉड्यूल पूरा क्लास में करवा रही हूँ एडिशनल के साथ, अभी चैप्टर के साथ। तो जितने डाउट्स हैं अगर अभी इकट्ठे कर लोगे तो तुरंत ठीक हो जाएंगे, नहीं वो इकट्ठे ही रह जाते हैं डाउट्स, वो पूरे नहीं होते हैं कभी भी। 69, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर डैश डैश इज द नंबर लार्जर देन डैश। मीडियन, मीडियन में जितनी उससे छोटी वैल्यूज होती हैं उतनी ही उससे बड़ी वैल्यूज होती हैं, मीडियन बीच का वैल्यू होता है। 74, the number of observations smaller than lower quartile is same as the number lying between the lower and the middle quartile. True. क्वार्टाइल्स Q1, Q2, Q3 तीनों जो हिस्से होते हैं वो बराबर बटे हुए रहते हैं, तो जितने ऑब्जर्वेशन Q1 से पहले हैं उतने ही ऑब्जर्वेशन Q1, Q2 के बीच में और उतनी ऑब्जर्वेशन Q2, Q3 के बीच में है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा 74 का। 75, डैश आर यूज्ड फॉर मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। बताओ इसका आंसर। क्वार्टाइल्स, देखो जो क्वार्टाइल्स थे वो सेंट्रल टेंडेंसी में भी अपन ने पढ़े थे मीडियन निकालते वक्त, और जो डिस्पर्जन पढ़ा था वहां जब मैंने क्वार्टाइल डेविएशन निकाला था तो वहां पे भी मेरे क्वार्टाइल्स काम आए थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्टाइल्स हो जाएगा। स्क्यूनेस अपने कोर्स में नहीं है, स्क्यूनेस एक होता है इस तरीके से ऐसी चीजें झुकी हुई, ये अपने कोर्स में नहीं है, फाउंडेशन के कोर्स में नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन है भी आपका मॉड्यूल के अंदर इसमें स्क्यूनेस है, हाँ लिखा हुआ है, जो भी आप देख लेना। वो हो गया 75, क्लियर है? 90 तक हो गए? चलो 91 से 120 तक जो भी पूछना है बताओ। 91 से 120 तक किसी को कुछ भी पूछना है तो बताइए। नहीं, आगे के कल करवा दो, सॉल्व नहीं किया हुआ। ठीक है, ठीक है, 91 से आगे तक के कल सॉल्व करवा दूंगी क्लास के अंदर। ठीक है, और परसों आप लोगों का टेस्ट है।